प्यारे भाई और बहनों, 9 में पहुंचने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा होगा। उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। हाँ, मुझे पता है इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से किस समय से गुजरना पड़ रहा है हमें। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द स्टोरी ऑफ पालमपुर के बारे में, जो कि क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है। मुझे पता है काफ़ी मेरे भाई ये सोच रहे होंगे कि पहले भाई ये बताओ कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो चलिए पहले मैं आपका ये डाउट ही क्लियर कर देता हूँ। तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है भाई। इकोनॉमिक्स के अंदर में हम स्टडी करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम हमारे रिसोर्सेस को, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो या ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हो या फिर खुद ह्यूमन हो, उन्हें हम बढ़िया से अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर पाए और उनका कोई वेस्टेज ना हो। क्योंकि हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो रिसोर्सेज को काफ़ी ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उनका वेस्टेज ना हो। तो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, आपका आधा काम तब हो जाता है जब आप समझ जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। क्योंकि देखिए, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें पूरा किताब को चार्ट नहीं लेना है, हमें बस रेलेवेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर हम पूरे टॉपिक्स को पढ़ने जाएंगे, उससे बस एक चीज होगा, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन और कंफ्यूजन। जिंदगी में कुछ भी पाल लो, बट भाई कंफ्यूजन मत पालना। कंफ्यूजन पालोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये बाबा बंगाली का आपको एक एडवाइस है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। ये तो फुकट का एडवाइस है। तो अब सवाल ये उठता है कि रेलेवेंट टॉपिक्स है क्या इस चैप्टर का। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको 4 पॉइंट्स को ही पढ़ना है। काफी छोटा चैप्टर है। पहला पॉइंट पे आपको जो स्टोरी है पालमपुर का, उसको डिटेल में समझना है। और दूसरा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है उसे समझना है। और तीसरा, फार्मिंग इन पालमपुर को समझना है। उसके बाद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये विलेज पालमपुर एक हाइपोथेटिकल, मतलब एक इमेजिनरी विलेज है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया के मोस्ट ऑफ द विलेजेस जो कि अक्रॉस द इंडिया है। और अगर आप कभी गांव गए हो या वहाँ रहे हो तो आप इजीली इस चैप्टर को रिलेट कर पाएंगे अपने साथ। क्योंकि जो भी इंडियन विलेजेस में टिपिकल एक्टिविटीज होता है, उन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में समराइज किया गया है। तो इस विलेज की स्टोरी को हम सिंपली समझने के लिए मैंने इस स्टोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले हम समझेंगे कि इस विलेज में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके के लोग रहते हैं इस विलेज में। और आखिर में उन विलेजेस के लोग किस तरह की फैसिलिटीज़ इंजॉय करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो पालमपुर के अंदर में फार्मिंग एक काफ़ी पॉपुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। उसके अलावा काफ़ी अलग एक्टिविटीज़ भी होता है, जैसे कि स्मॉल अमाउंट पे मैन्युफैक्चरिंग भी होता है और फिर डेयरी फार्मिंग होता है। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होता है। बट बात यह है कि वो सब काफ़ी लिमिटेड स्केल में होता है अगर हम उसे कंपेयर करें फार्मिंग के साथ। उसके बाद अगर हम देखें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पालमपुर, तो हम देख पाते हैं कि पालमपुर के अंदर में 450 फैमिली से टोटल, और उनमें से 80 अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि होल्ड करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन पालमपुर। और वो काफी रिच है एज कम्पेयर टू द अदर फैमिलीज इन द पालमपुर। इसके अलावा पालमपुर के अंदर में 1/3 पॉपुलेशन SC दैट इज शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि काफी स्मॉल या फिर लैंड होता ही नहीं जिनके पास। और ऑब्वियस सा बात है, अगर उनके पास लैंड होल्डिंग कम होगा या फिर होगा ही नहीं तो वो पुअर होंगे। अब आखिर में हमें समझना है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पालमपुर के बारे में, जहां हम देखेंगे कि पालमपुर के लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है उन्हें। तो आइए देखते हैं। तो विलेज पालमपुर के अंदर में आपको 3 बेसिक फैसिलिटीज बहुत बढ़िया मिल जाएगा, दैट इज रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। उसके बाद क्योंकि पालमपुर डिपेंड है पूरी तरीके से अपने एग्रीकल्चर के ऊपर, तो यहाँ का इरिगेशन सिस्टम भी बहुत ही बढ़िया है। अगर हम पालमपुर को एजुकेशन की ओर से देखें तो पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स है और एक हाई स्कूल है। और हेल्थ फैसिलिटीज़ के नाम पे एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट हॉस्पिटल। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक की ओर, जो कि है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बट आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा चैप्टर पे, आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के नाम से। बट दोनों सेम ही है अल्टीमेटली, क्योंकि आपके एग्जाम में तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही पूछेगा। तो मैंने आपके आसानी के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही कहा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रोडक्शन क्या है। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बेसिकली हमें चाहिए होता है, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। चलो अब प्रोडक्शन को तो समझ गए आप। अब प्रोडक्शन का क्या रिक्वायरमेंट होता है, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है आपको। तो प्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली 4 चीज़ चाहिए होता है।
लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब लैंड तो आप समझ गए कि ज़मीन चाहिए, बिना ज़मीन के कैसे प्रोडक्शन होगा। उसके बाद काम करने के लिए वर्कर्स का तो जरूरी ऑब्वियस सा बात है। उसके बाद ये फिजिकल कैपिटल क्या है उसे समझ लेते हैं। फिजिकल कैपिटल जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, उन सबको एक साथ मिलके होता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को भी हम फिर दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है फिक्स कैपिटल, उसका बाद होता है वर्किंग कैपिटल। अब भाई ये फिक्स कैपिटल क्या है? ऐसी चीजें जो आपके लंबे समय तक आपके यूज में रहेगा आप अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन्स, ये सब एक दो दिन का बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने एक बिल्डिंग बना लिया प्रोडक्शन करने के लिए, एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया, तो रहेगा कम से कम 10-20 साल तक, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल क्या है। किसी भी बिजनेस में जो रोजमर्रा का जो खर्चा होता है, जिन्हें हम कहते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस, वो सब आ जाता है वर्किंग कैपिटल के अंदर में। जैसे कि रॉ मटेरियल, मनी, तो ये सब चीजें आते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर में। और आखिर जो है फोर्थ, वो है ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या है। ह्यूमन कैपिटल हम हैं जो स्किल लेबर्स है या फिर नॉन स्किल लेबर्स, इन सबको हम काउंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर में। तो ये चारों रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल हो, ये चारों कंबाइन होके बनते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इंग्लिश में काफ़ी सारे वर्ड ऐसा होता है जिसका मतलब सेम होता है, बट वो डिफरेंट वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो या रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हो, तीनों ही सेम चीज़ है। तो भाइयों वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा और मेरा मुंह कर रहा है दर्द, और आप भी वीडियो देख देख के थक चुके होंगे। तो मैं इस समय वीडियो को करता हूँ समाप्त। जो बाकी बचा 2 टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, उसे मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि सच में आपको पसंद आया मेरा काम। उसके बाद यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।